हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है केवीएस पीआरटी मैथ 2023, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ से आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और उनके कॉन्सेप्ट होंगे सभी आपको जीरो से लेकर के हायर लेवल तक का मैं आपको बताऊंगा। और ये इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि मैथ्स एक बार पढ़ो, बार बार नहीं। सिर्फ आपको एक ही बार पढ़ना है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको जितने भी टेस्ट एग्जाम है, एमपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर केवीएस हो, सब में वो आपको काम आएगा। बार बार आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि जो आपका यहाँ पर केवीएस में मैथ पूछता है वो आपका पूछता है 20 मार्क्स का। आपको जो प्रश्न पूछता है वो 20 मार्क्स का पूछता है। जो आपको सीटेट में प्रश्न पूछता था ना, जो पेपर 2 में, वो भी आपका 20 मार्क्स का पूछता था। इनमें और इनमें क्या अंतर है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इन दोनों में थोड़ा अंतर है। जो इसका सिलेबस है वही सिलेबस आपका यहाँ पर केवीएस का भी है, लेकिन क्वेश्चंस के जो क्वालिटी है उस पर यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, जो 70% क्वेश्चन, इसके 100% जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से 70% इसके क्वेश्चन आएंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि केवीएस में आएंगे 70% वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो सीटेट में पूछे जाते हैं, लेकिन 30% ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको केवीएस में पूछे जाएंगे जो कि सीटेट से क्या होंगे, ऊपर के लेवल के होंगे, ऊपर के लेवल के होंगे सीटेट से। वो 30% ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो उन क्वेश्चनों को आप कैसे बनाएंगे और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे हम, बेसिक से लेकर के और हायर लेवल तक का, जीरो से बिल्कुल हीरो तक का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं। तो आपको मैथ को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि सब कुछ आप आसानी से बना सकें। तो चलिए हम लोग बिना विलंब के हम लोग जीरो से इसकी शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। जैसे नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर, होल नंबर, जितने भी तरह के नंबर्स हैं और उनसे जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग उनके बारे में सीखते हैं। आप क्या इन संख्याओं के बारे में जानते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स अर्थात प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। ऐसी ही सभी तरह की संख्याओं के बारे में मैं आप लोगों को आज चर्चा करूंगा। और इससे एक क्वेश्चन निश्चित है कि आपको पूछा ही जाता है केवीएस में। ध्यान दीजिएगा, यदि हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या के बारे में बात करें, तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होती है। अर्थात गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से अनंत तक बढ़ती जाएगी। और तो ये संख्या क्या कहलाएगी, आपको नेचुरल नंबर कहलाएगी। यदि हम वहीं पर होल नंबर की बात करें, पूर्ण संख्या के बारे में बात करें कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यदि इसी नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो यह जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या हो जाती है। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक ये भी जाएगी, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि ये जीरो क्या है, जीरो क्या है, तो इसके बारे में आपको हमेशा एक याद रखना है कि जीरो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर आपको ये इंटीजर क्या है, अब तो इंटीजर के बारे में भी आपको जानना होगा कि इंटीजर क्या है। तो इंटीजर को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर एक ऐसी संख्या होती है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। कैसे, जैसे देखिए ये संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, ये भी संख्या क्या होगी, अनंत तक धनात्मक की ओर जाएगी। अनंत तक क्या करेगी, ये धनात्मक की ओर जाएगी। और उसी तरह से इनका नेगेटिव भी अनंत तक ऋणात्मक की ओर जाएगा। अर्थात -1, -2, -3, -4, इस तरह से अनंत तक की संख्याएं नेगेटिव में आपको यहाँ पर जाएंगी। तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपको इंटीजर कहलाएंगे। ऐसा जब आपको प्रारूप दिख जाए प्रश्न में इंटीजर वाले, तो आपको ये इंटीजर कहलाएंगे। उसमें आपको धनात्मक की ओर संख्याएं जाती हैं और ऋणात्मक की ओर संख्याएं जाती हैं। अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, इंटीजर्स कहलाता है। और यहाँ पर जो गिनती की संख्या हो उसमें जीरो शामिल हो तो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है, अर्थात पूर्ण संख्या कहलाता है। ये संख्याएं क्या है, पूर्ण है। अब इन संख्याओं से कोई भी संख्या आप पॉजिटिव संख्या बना सकते हैं, दुनिया में कोई भी संख्या आप बना सकते हैं। उस तरह से गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं और इंटीजर किसे कहते हैं। यदि समझ में आ गया है तो इनके आगे की संख्याओं के बारे में भी चलिए हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए ये है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहने का अर्थ है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या
जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जिसे क्या किया जाए, P बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। और जहां P और Q क्या हो, P और Q क्या हो, यहाँ पर पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो, ठीक है ना, पूर्णांक हो। और जो Q है 0 के बराबर न हो, Q क्या हो, 0 न हो, तो ये क्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर कहलाएंगे, अर्थात परिमेय संख्या कहलाएंगी। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई संख्या है, मान लीजिए 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे है, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 बटा के, ये क्या है, P बाई क्यू के रूप में है, ये है P, ठीक है, और ये है क्या है, Q, Q क्या 0 है, नहीं है। और आपको P के बारे में तो ऐसा नहीं कहा गया था कि P 0 नहीं हो सकता है, P 0 होगा। ये 0 और 1 क्या है, क्या पूर्णांक है, हाँ है, 0 और 1 क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक वो संख्या होती है जो निगेटिव में भी होती है और पॉजिटिव में भी होती है, और उसमें 0 भी शामिल होता है। तो आपको 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, अर्थात P बाई क्यू के रूप में हो गया। और जो आपका यहाँ पर Q है, Q क्या है, आपको 0 नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। उसी तरह से यदि हम बात करें कि 2 बटा के 3 क्या है, 2 बटा के 3 क्या है, आपको परिमेय संख्या है। उसी तरह से हम यहाँ पर बात करें कि -4 बटा के 3 क्या है, आपको यहाँ पे परिमेय संख्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में आप जान गए होंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हम लोग किसे कहेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या परिमेय न हो वो अपरिमेय होती है, जो संख्या परिमेय न हो वो अपरिमेय होती है। यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि वह संख्या जो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल में न बदला जा सके, टर्मिनेटिंग डेसिमल न हो वो क्या होती है, या फिर रेकरिंग डेसिमल में न बदला जा सके, उन्हें हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस संख्या को हम लोग रेकरिंग, ठीक है ना, रेकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल में न बदल सके वो संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं बदला जा सके, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, अर्थात इरेशनल नंबर कहेंगे। तो इरेशनल नंबर कैसा दिखता है उसके बारे में यदि हम चर्चा करना चाहें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इरेशनल नंबर √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। यदि हम √3 का वर्गमूल निकालते हैं तो नहीं निकलेगा, ये अनंत तक जाएगा, और उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको P बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। यदि हम P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर दें तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग नहीं बदल सकते P बाई क्यू के रूप में। तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम बात करें कि 2.1010100100001, और इसी तरह से यदि ये संख्या चलती जाए तो ये भी क्या कहलाएगी, ये भी आपको क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई फिक्स ही नहीं है, इस पर न रेकरिंग चढ़ रहा है और नहीं ये संख्या रुक रही है, संख्या क्या हो रही है, अनंत तक जा रही है, अर्थात इसे हम लोग P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो जिस संख्या को हम लोग परिमेय के रूप में न लिख सके तो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अर्थात इसे भी हम लोग परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते, इसे भी हम लोग परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते। यदि हम बात करें √2 को, तो √2 को भी हम लोग परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते। यदि हम बात करें √3 को, तो √3 को भी हम लोग परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते। यदि हम यहाँ पर पाई की बात करें तो पाई को भी हम लोग परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से यदि हम बात करें एक्सपोनेंशियल नंबर, ये क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नंबर, तो वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। उसका जो वैल्यू होता है अनंत तक जाता है, ठीक है ना, वहां वो कहीं रुकता ही नहीं है, या न तो उस पर रेकरिंग चढ़ता है और नहीं वो संख्या रुकती है। जब रुकेगी संख्या नहीं तो उसको P बाई क्यू के रूप में बदल नहीं सकते, और जब उसे बदल नहीं सकते तो उसे क्या कहेंगे, आप इरेशनल नंबर कहेंगे। यदि यहीं पर आप देख रहे हैं कि पाई क्या है, पाई आपका यहाँ पर क्या है, पाई ये आपका इरेशनल नंबर है। क्यों है इरेशनल नंबर, लेकिन यहीं पर हम बात करें 22 बटा के 7 की, यहीं पर हम बात करें 22 बटा के 7 की, तो 22 बटा के 7 यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। 22 बटा 7 इस पाई का मान एक्चुअल होता नहीं है, ये आपको एक गणना के लिए बना दिया गया है कि यही इसका मान है, लेकिन वास्तव में ये इसका मान नहीं होता है, अप्रोक्स वैल्यू होता है। पाई का मान
अनंत तक जाता है उसे आप निकाल नहीं सकते। उसको जितने ही लंबे अंकों तक उसे निकालिएगा उतने ही माइनर गणना में वो काम आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है आपको, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये सिर्फ पाई क्या है, यहाँ पे सिर्फ सिंबल मात्र है, लेकिन इसका वैल्यू अनंत तक जाता है दशमलव में, इसका फिक्स मान आपको नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या है, आपको अपरिमेय संख्या है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर यदि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। यदि हम यहीं पर बात करें 2.13, ये क्या है आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल में, अर्थात इसे हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं p/q के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा 213 और बटा के आपका यहाँ पर हो जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हमने कर दिया इसे p/q के रूप में, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। उसी तरह से रेकरिंग डेसिमल है, रेकरिंग डेसिमल का क्या हुआ 0.444, इसी तरह से जा रहा है, अर्थात इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना 0.4 पर रेकरिंग हम लोग लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेकरिंग नंबर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको रेकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको आसानी से ये बात समझ में आ गए होंगे, और ये सारी बातें भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि आ गई है तो इसमें थोड़ी सी जानकारी और भी आप यहाँ पर रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आगे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, इसमें क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इरेशनल नंबर है ना, आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम बात करें, यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक बात नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा, ठीक है ना, योग, अंतर, गुणा और भाग, और क्या, भाग हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही है। कैसे, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग करेंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई आपको परिमेय संख्या है 1/2 और यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है √2। इनका यदि आप योग करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, अर्थात योग इनका अपरिमेय हो गया। यदि हम यहीं पर इनका हम अंतर करें तो यहाँ पर 1/2 है और इसमें हम लोग √2 को घटाएं तो क्या होगा, तो भी यह क्या निकलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही निकलेगा, तो भी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अर्थात एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो हम लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग चाहे कोई भी क्रिया कर लें, हर स्थिति में क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। उसी तरह से यदि हम इसमें जोड़ दिए, गुणा भी कर दें तो ये हो जाएगा √2 बटा के 2, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का आपको अपरिमेय संख्या ही हुआ। यदि इसमें हम लोग भाग दें तो भी क्या निकलेगा, ये आपको अपरिमेय संख्या ही निकलेगा। तो आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक बात और यहाँ पे याद कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट में एक और लिख लीजिए, नोट नंबर 1 में, यदि हम लोग किसी भी परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या का नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, परिमेय या फिर अपरिमेय का, परिमेय या अपरिमेय का नेगेटिव क्या होता है, हमेशा परिमेय या अपरिमेय ही होता है। यदि हम परिमेय का नेगेटिव लेंगे तो वो संख्या भी क्या होगी, परिमेय ही कहलाएगी, और यदि हम अपरिमेय संख्या लेते हैं और उसका एक नेगेटिव नंबर लेते हैं तो भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए यहाँ पर 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका हम लोग माइनस ले लिया, अर्थात -1/2, तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अपरिमेय के बारे में बात करें तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर -√3 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। मैं आशा करता हूं कि परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको सभी कुछ आसानी से पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले नंबर्स की ओर चलते हैं। अब देखिए ये नंबर्स हैं, यहाँ पर नंबर्स में दिया गया है रियल नंबर्स के बारे में।
रियल नंबर्स किसे कहते हैं? रियल नंबर्स को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या सभी संख्याओं की क्या होती है? बाप होती है, अर्थात फादर होती है। सभी संख्याएं इसी रियल नंबर से निकल करके आई हैं, वो परिमेय संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, सभी क्या होते हैं? रियल नंबर से ही निकल करके आए हुए हैं। तो रियल नंबर हम लोग किसे कहते हैं? तो रियल नंबर सभी नंबर के समुच्चय को हम लोग कहते हैं रियल नंबर, अर्थात जिसमें सभी नंबर शामिल हो वो आपको रियल नंबर कहलाएंगे। रियल नंबर √3 भी क्या हो जाएगी? रियल नंबर हो जाएगी। 1/2 भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें √3/2 भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो पाई हो जाएगा वो भी आपको रियल नंबर कहलाएगा। यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल नंबर ई है वो भी क्या कहलाएगा? यहाँ पर आपको रियल नंबर ही कहलाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो रियल नंबर के बारे में आप आसानी से जान गए होंगे, और जो भी नेचुरल नंबर आपके हैं वो भी रियल नंबर कहलाएंगे। होल नंबर जो है वो भी रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। इंटीजर्स जितने हैं, इंटीजर्स जो पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स वो भी क्या कहलाएंगे? आपको रियल नंबर ही कहलाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि रियल नंबर के बारे में भी आप जान गए होंगे। तो रियल नंबर क्या होता है? जिस नंबर में सभी नंबर्स आते हैं वही आपको रियल नंबर कहलाता है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें इमेजिनरी नंबर की, तो ये आपको किसे कहते हैं? तो इमेजिनरी नंबर के बारे में आप जानिए। यहाँ पर ये I² = -1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये -1 होता है। ये क्या है? इमेजिनरी, इसका नाम ही है काल्पनिक, ठीक है। इसका नाम होगा क्या है? काल्पनिक, ये कल्पना मात्र है, ठीक है। यहाँ पर जो I² = -1 है, अर्थात रूट के अंदर -1 है। तो क्या कभी आपने सुना है कि रूट के अंदर -1 कोई संख्या हो? ठीक है, रूट के अंदर कोई माइनस हो, ऐसा संभव नहीं है। यदि ये संभव होता है तो उसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर जो आई है ना, आई को हम लोग आयोटा कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका आयोटा होता है, आयोटा इसका सिंबल है और इसे हम लोग आयोटा कहते हैं। और ये होता है I² -1। इसका हम लोग उपयोग करते हैं 12th क्लास में, ठीक है ना। इसका उपयोग होता है 12th क्लास में। एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसका नाम आपका है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से सूचित करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x + i/y के रूप में। और i यहाँ पर वही होता है क्या? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो i होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। और यहाँ पर जो x होता है ना, वो आपको रियल नंबर होता है। जो x होता है ये आपका रियल नंबर होता है और इसे हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। और जो ये y वाला टर्म है इसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इतना सब आपको नहीं जानना है, सिर्फ आपको मैं संख्याओं के नाम के लिए इसको बता दे रहा हूँ कि जो ये है 7 नंबर का इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर की प्रॉपर्टी ये होता है I² = -1 होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इवन नंबर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बात हम करते हैं इवन नंबर के बारे में। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर वो संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जीरो के बारे में, तो क्या जीरो 2 से विभाज्य नहीं है? तो जीरो भी क्या है? इवन नंबर है और ये सबसे छोटी इवन नंबर है। लेकिन वो प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि उसमें जीरो शामिल है या नहीं है। उसके अनुसार उसका ऑप्शन आप लगाएंगे और उसका सही आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर +-2 अर्थात जो संख्या है 2 से विभाज्य होने वाली वो, और उसका निगेटिव भी क्या होता है? वही सम संख्या ही कहलाती है। अर्थात 0, +-2, +-4, +-6 ये सभी क्या है? आपको उसी तरह से अनंत तक चली जाएंगी, ये सभी आपको इवन नंबर कहलाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न में यहाँ पर जो जीरो है ना, जीरो को हम लोग इस तरफ से भी कर सकते हैं क्योंकि वो होल नंबर का पार्ट है। जीरो क्या है? आपको होल नंबर का पार्ट है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? होल नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या का प्राप्त है, अर्थात जीरो क्या है? एक पूर्ण सम संख्या है, पूर्ण सम संख्या, ठीक है ना। जीरो क्या है? एक पूर्ण सम संख्या है, ठीक है। होल इवन नंबर पूर्ण सम संख्या, पूर्ण सम संख्या के रूप में भी इसे हम लोग कह सकते हैं। और जीरो क्या है? आपको होल नंबर, जीरो क्या है? आपको होल नंबर का पार्ट है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जीरो के बारे में भी आसानी से पता चल गया होगा। ऐसे तो हम लोग इवन नंबर भी कहते हैं, जीरो सबसे छोटा इवन नंबर है और यहाँ पर सबसे छोटा आपको एक पूर्ण संख्या भी है। उसी तरह यदि हम ऑड नंबर के बारे में बात करें, ऑड नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। तो वो संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, प्लस और माइनस दोनों में होगी, ठीक है ना। नेगेटिव आपको विषम संख्या होगी और पॉजिटिव विषम संख्या होगी। जिसे यहाँ पर आपको इवन नंबर होता था पॉजिटिव और नेगेटिव में, उसी तरह से यहाँ पर आपको ऑड नंबर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होगा। अर्थात +-1, +-3,
और प्लस माइनस आपका 5, उसी तरह से अनंत तक की संख्याएं जाएंगी, वो क्या कहलाएंगी? ऑड नंबर कहलाएंगी। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं और रियल नंबर किसे कहते हैं। यदि समझ में आ गया है, चलिए कुछ आगे के नंबर्स के बारे में भी हम लोग सीख लेते हैं। अब देखिए अगला है आपका भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या, ध्यान दीजिए, इसे क्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर कम से कम एक संख्या से विभाज्य हो। कम से कम एक संख्या से विभाज्य हो, ठीक है? विभाज्य हो, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। वो संख्या आपको भाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, अर्थात तो खुद को और एक को छोड़ करके कम से कम कोई एक संख्या से विभाज्य हो, तो वो आपको भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या कौन हुई? क्या एक भाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि वो एक से विभाज्य है, उसके अलावा किसी विभाज्य नहीं है। दो एक से विभाज्य है और दो से विभाज्य है, उसके अलावा तीसरा से वो विभाज्य नहीं है, लेकिन तीसरा से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर भाज्य संख्या क्या हुई? 4 पहली भाज्य संख्या हुई, उसके बाद 6 भाज्य संख्या हुई, उसके बाद कौन सी भाज्य संख्या होगी? 8 हो जाएगी, उसके बाद 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये सभी क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी अनंत तक। अर्थात इसमें हम यदि बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? यहाँ पर 4 होगी, क्योंकि 4 1 से भी विभाज्य होगा और 4 से भी विभाज्य होगा, और उसके अलावा 1 से विभाज्य होना चाहिए, अर्थात वो 2 से भी विभाज्य होगा। जब वो 2 से विभाज्य हो गया, अर्थात वो 3 संख्याओं से विभाज्य हो गया, तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये आपको आसानी समझ में आ गया होगा। उसी तरह से 6 की बात करें तो 6 भी 1 और 6 के अलावा 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, इसलिए क्या होगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। यदि हम वहीं पर यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में बात करें, प्राइम नंबर के बारे में बात करें, यहाँ पर हमने बात किया कंपोजिट नंबर के बारे में। यदि हम प्राइम नंबर के बारे में बात करें, अभाज्य संख्या के बारे में, तो वो क्या कहता है? कहता है वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जो केवल और केवल एक और खुद से विभाज्य हो। केवल और केवल जो एक और खुद से विभाज्य हो, ठीक है ना? एक और खुद से विभाज्य हो, उसे क्या हम लोग कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना? एक और खुद से विभाज्य हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या हम लोग कहेंगे। ये संख्याएं कैसी होंगी? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या के बारे में बात करें, क्या एक अभाज्य संख्या है? एक तो सिर्फ अपने आप से ही विभाज्य है, एक से ही विभाज्य है, लेकिन वो क्या हो? 2 से विभाज्य होनी चाहिए, 2 संख्याओं से, अर्थात एक से विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो। तो वैसी संख्या पहली कौन सी होगी? 2 होगी। 2 एक ऐसी संख्या है जो एक से विभाज्य होगी और 2 से विभाज्य होगी, उसके अलावा किसी से विभाज्य नहीं होगी। उसी तरह से आपको वैसी संख्याओं को लेना है जो 2 संख्याओं से विभाज्य हो, एक से और स्वयं से। तो 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी, उसके बाद 5 आएगी, उसके बाद 7 आएगी, और इसी तरह से संख्याएं आपको आती रहेंगी, 11 आएगी, ठीक है? ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये या तो एक से विभाज्य हो या तो खुद से विभाज्य हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? आपको भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर क्या है? 2 है। और 2 यहाँ पर जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। तो इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी, ठीक है ना? यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा 2 ही है जो कि सम संख्या है और वो भी अभाज्य संख्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे की बात करते हैं को प्राइम के बारे में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम 3 के बारे में बात करें, यहाँ पे यदि वो बात करे, प्रश्न कहे कि सबसे छोटी यहाँ पर जो अभाज्य संख्या है वो आपको ऑड अभाज्य संख्या हो तो कौन होगी? तो आपको 3 होगी। ये 3 क्या है? ऑड नंबर है, तो सबसे छोटी ऑड अभाज्य संख्या है, ठीक है ना? विषम अभाज्य संख्या है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी भी बात आपको समझ में आ रही होगी। सबसे छोटी यदि विषम अभाज्य संख्या के बारे में बात करेगा तो आपको यहाँ पर 3 बताना है, ठीक है ना? उसी तरह से यहाँ पर भाज्य संख्या के बारे में बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं को प्राइम नंबर के बारे में। रिलेटिवली प्राइम जिसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, को प्राइम नंबर हम लोग किसे कहते हैं?
ये जब दो नंबरों का, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो वैसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 है, और इनका HCF क्या होगा, इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF यहाँ पर आपको क्या निकल करके आया, वो क्या होंगे, इस स्थिति में वो क्या कहलाएंगे, आपको सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो सह अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हुआ, वो दो संख्या, ठीक है ना, वो दो नंबर जिनका, उन दो नंबरों का युग्म जिनका HCF 1 हो, वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे, अर्थात रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे, अर्थात सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। और यदि यहीं पर ट्विन प्राइम के बारे में बात करें, जुड़वा अभाज्य संख्या उस किसे कहते हैं, तो इसके लिए भी आपको परिभाषा दिमाग में रखना है कि दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में एक आपको क्या हो, ध्यान दीजिए यहाँ पर, दो प्राइम नंबर्स जिनका अंतर क्या हो, 2 का हो, दो प्राइम नंबर्स का युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो, जिनके बीच का अंतर 2 है, वो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। देखिए ध्यान से, ये 3 और 5 क्या है, 3 और 5 इनके बीच का अंतर 2 है, 5 और 7 इनके बीच का अंतर 2 है, और दोनों के दोनों क्या है, आपको प्राइम नंबर है। तो दो प्राइम नंबर्स का युग्म जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, वो क्या कहलाएंगे, जुड़वा भाज्य कहलाएंगे। तो यहाँ पर 5 और 7 के बीच का अंतर 2, 11 और 13 के बीच का अंतर 2, 17 और 19 के बीच का अंतर 2, और आपको यहाँ पर 29 और 31 के बीच का अंतर 2, 41 और 43 के बीच का अंतर 2, 59 और 61 के बीच का अंतर 2, और 71 और 73 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो यदि यही पर आपसे प्रश्न में कहे कि 1 से लेकर के 100 तक में कितने जुड़वा अभाज्य संख्याएं, यदि ऐसा प्रश्न दे तो उस स्थिति में आपको हमेशा याद रखना है कि 1 से 100 तक के बीच में कुल ये 8 आपको जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, जुड़वा अभाज्य संख्या आपको यहाँ पर 8 होती है, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में। आशा है कि आप इसे याद रखेंगे। इन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 तक के बीच में। इसके अलावा कोई भी ऐसी नंबर्स नहीं है जो कि आपको यहाँ पर ट्विन प्राइम हो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में। इससे अधिक जुड़वा अभाज्य के बारे में आप समझ गए हैं कि दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, जिनके बीच का अंतर 2 हो, अर्थात 2 प्राप्त हो, वो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। और को प्राइम का क्या हुआ, वो दो नंबर्स का पेयर जिनके बीच का HCF 1 हो, वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये सभी नंबर्स, जितने नंबर्स मैंने आपको बताए वो सभी अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। यदि समझ में, इनसे एक आपको प्रश्न निश्चित है कि KVS में आपको पूछा ही जाता है, तो इसे ध्यान में हमेशा रखिएगा, इससे ऑपरेशन आपको मिलेंगे। तो ऐसा करता हूं कि ये सभी बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। यदि समझ में आ गई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। KVS के लिए देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।